उज्जैन में बाबा महाकाल ने खेली होली। बाबा को लगाया गया अबीर गुलाल। पुजारियों ने फूलों से खेली होली। सपा कार्यकारिणी की होगी बैठक। कोलकाता में होगी बैठक की तैयारियां शुरू। पाकिस्तान की पंजाब यूनिवर्सिटी में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोका। झड़प में 15 स्टूडेंट घायल। देश में फैल रहा WH3N2 इन्फ्लुएंजा। एम्स के पूर्व निदेशक बोले, ये कोरोना की तरह बचाव के लिए मास्क पहने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका ओंकार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पुजारियों ने फूलों से होली खेली है। बता दें कि देश में सबसे पहले उज्जैन स्थित बाबा महाकाल के आंगन में होली मनाई गई है। सोमवार शाम को परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा को अबीर गुलाल लगाया गया। फिर आरती के बाद महाकाल मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन किया गया। वहीं पुजारियों ने फूलों की होली खेली। मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी खूब गुलाल खेला। महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा और पंचांग अनुसार संध्या आरती में बाबा श्री महाकाल को मंदिर में अर्पित फूलों से बना गुलाल और शक्कर की माला अर्पित की गई है। शासकीय पुजारी घनश्याम और अन्य पुजारी पुरोहितों ने होलिका का पूजन किया। उसके बाद होलिका दहन श्री महाकाल मंदिर प्रांगण में किया गया और 7 मार्च को प्रातः में मंदिर में दुलेडी भी मनाई जाएगी। तो बाबा महाकाल के मंदिर में होली खेली गई है। आपको बता दें कि फूलों की होली खेली गई है और वही शाम को परंपरा अनुसार संध्या आरती में बाबा को अबीर गुलाल लगाया गया। फिर आरती के बाद महाकाल मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के साथ होलिका दहन किया गया। वहीं पुजारियों ने फूलों की होली खेली और मंदिर परिसर में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भी खूब गुलाल खेला। और महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित आशीष गुरु ने बताया कि महाकालेश्वर मंदिर की परंपरा और पंचांग अनुसार संध्या आरती में बाबा श्री महाकाल को मंदिर में अर्पित फूलों से बना गुलाल और शक्कर की माला अर्पित की गई। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के कई राज्यों में आने वाले गर्मियों के मौसम और मानसून से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा ली है। बैठक में मोदी ने अधिकारियों से कहा कि वे मौसम की जानकारी सरल भाषा में दें और साथ ही अस्पतालों का फायर ऑडिट कराने के लिए निर्देश भी दिए। वहीं साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी ने मौजूद अधिकारियों को मौसम के अधिकारियों पर अपडेट लिया है। पीएम को अगले कुछ महीनों के मौसम पूर्वानुमान, मानसून की संभावना, रबी फसलों पर मौसम के प्रभाव और प्रमुख फसलों की अनुमानित उपज के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को गर्मी के मौसम में संभावित आपदाओं और घटनाओं की अधिकारियों की लिहाज से चल रहे प्रयासों के बारे में भी अपडेट किया। पीएम मोदी ने कहा कि मौसम को देखते हुए हर जरूरी तैयारी करनी चाहिए, जैसे डॉक्टर्स, नगरपालिका और पंचायत, RAF की टीमों को पहले से अलर्ट कर देना चाहिए। ज्यादा गर्मी की स्थिति से निपटने के लिए स्कूलों में बच्चों को मल्टीमीडिया लेक्चर की मदद से जागरूक किया जाएगा और गर्म मौसम के लिए प्रोटोकॉल तैयार करने के लिए भी चाहिए। उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा कि इस दौरान क्या करें और क्या ना करें, इस तरह की जानकारियों को रेडियो, जिंगल्स, शॉर्ट फिल्म और पैम्पलेट की मदद से लोगों तक पहुंचाई जाए। इसके अलावा पीएम मोदी ने IMD को निर्देश दिया कि वो रोजाना मौसम के पूर्ण अनुमान को इस तरह जारी करे जिस कोई भी आसानी से समझ सके। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि टीवी चैनल, रेडियो जैसा माध्यम मौसम पूर्ण अनुमान को आसान भाषा में समझाने के लिए कुछ समय खर्च कर सकते हैं, जिससे लोग इससे बचने के लिए सावधानी बरत सके।
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 18 मार्च कोलकाता में होगी, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नई कार्यकारिणी की यह पहली बैठक है। इसकी तैयारी शुरू हो गई है। इसमें लोकसभा चुनाव की रणनीति भी बनेगी और पार्टी की रीति नीति में बदलाव पर भी चर्चा की संभावना है। इस बैठक में 20 प्रदेशों के अध्यक्ष भी हिस्सा लेंगे। वहीं लखनऊ में 29 सितंबर 2022 को हुए पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में अखिलेश यादव को तीसरी बार राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने इस साल 29 जनवरी को 37 सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा की और अब इसकी पहली बैठक कोलकाता में होने जा रही है। और वहीं 17 से 19 मार्च के बीच होने वाली इस बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। चुनावी रणनीति के तहत फोकस ग्रुप तैयार किया जाएगा और फिर पार्टी उस ग्रुप के लिए विशेष अभियान चलाएगी। वही आपको बताते चले कि सपा लोहिया चरण सिंह और मुलायम सिंह के साथ अंबेडकर के सिद्धांतों को भी अपनाने की तैयारी में पार्टी का एक सत्र संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और उनके बदलते स्वरूप पर भी रखा गया है। इसमें बीजेपी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर चर्चा की जाएगी और इसी तरह कई आर्थिक और सामाजिक प्रस्ताव भी रखने की तैयारी है। 3 दिन में करीब 8 सत्र के दौरान अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाएगी और वही सूत्रों का कहना है कि पार्टी अपनी नीतियों में कुछ बदलाव के भी प्रस्ताव रख सकती है। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने देश में फैल रहे H3N2 इन्फ्लुएंजा से लोगों को सावधान रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह कोरोना की जैसे ही फैलता है, इससे बचने के लिए मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और बार बार हाथ धोते रहे। साथ ही साथ बुजुर्गों को पहले से ही किसी भी बीमारी से परेशान लोगों को इससे ज्यादा परेशानी हो सकती है। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ H3N2 इन्फ्लुएंजा के बढ़ते मामलों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक की और इससे एक्सपर्ट्स ने कहा कि देश में कोरोना के मामले कम हुए हैं, लेकिन फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। ये फ्लू कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए खतरनाक हो सकता है। एक्सपर्ट्स ने इसे बचने के लिए भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी और साथ ही साथ पिछले 2 महीने से राजधानी दिल्ली समेत भारत के कई हिस्सों में इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना महामारी के बाद फ्लू के बढ़ते मामलों से लोगों में डर है, क्योंकि इससे जूझ रहे लोगों को कोरोना जैसी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और बीते कुछ दिनों में दिल्ली और आसपास के इलाकों से कई ऐसे मरीज अस्पताल में हैं जो 10 से 12 दिनों से तेज बुखार के साथ खांसी से परेशान हैं। हरियाणा के करनाल में पहुंचे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि ब्रिटिश शासन ने पहले भारत की 70% आबादी शिक्षित की थी। उस समय देश में कोई बेरोजगारी नहीं थी और उसी शिक्षा के बलबूते पर कब लोग अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे देश के शिक्षा के मॉडल को कबाड़ खाने में डाल दिया। मतलब हमारे शिक्षा मतलब को वो अपने देश में ले गए और जबकि अपने देश के मॉडल को अंग्रेजों ने भारत में लागू कर दिया। इससे हुआ ये कि भारत का शिक्षा मॉडल इंग्लैंड में लागू होने के बाद वहां की 70% आबादी शिक्षित हो गई है। उनके शिक्षा मॉडल से हमारे देश के केवल 17% लोग ही शिक्षित रह गए हैं। वहीं मोहन भागवत ने यह भी कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली ने केवल रोजगार के लिए थी बल्कि ज्ञान का माध्यम भी थी। शिक्षा सस्ती और सभी के लिए सुलभ थी, इसलिए शिक्षा का सारा खर्च समाज ने उठाया। इस शिक्षा से निकले विद्वानों, कलाकारों और कारीगरों को पूरी दुनिया में पहचान मिली है। तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शिक्षा पर कहा है कि 70% आबादी शिक्षित है और उस समय देश में कोई बेरोजगारी नहीं थी और उसी शिक्षा के बलबूते पर सब लोग अपनी आजीविका का रास्ता खोज लेते थे। मोहन भागवत ने साथ ही साथ ये भी कहा कि जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने हमारे देश के शिक्षा के मॉडल को कबाड़ खाने में डाल दिया। मतलब हमारे शिक्षा मॉडल को वो अपने देश में ले गए, जबकि हमने देश के मॉडल को
अंग्रेजों ने भारत में लागू कर दिया। इससे हुआ ये कि भारत का शिक्षा मॉडल इंग्लैंड में लागू होने के बाद वहां के 70% आबादी शिक्षित हो गई और उनके शिक्षा मॉडल से हमारे देश में केवल 17% लोग ही शिक्षित रह गए। ये मोहन भागवत ने कहा, हमारी शिक्षा प्रणाली ने केवल रोजगार के लिए बल्कि ज्ञान के माध्यम भी थी। शिक्षा सस्ती और सभी के लिए सुलभ थी, इसलिए शिक्षा का सारा खर्च समाज ने उठाया और इस शिक्षा से निकले विद्वानों, कलाकारों और कारीगरों को पूरी दुनिया में पहचान मिली। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए इस बार सरकार विशेष स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने का जा रही है। कई व्यवस्थाओं का बताते चले कि यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को त्रिस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे यात्रा मार्गों पर 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा के साथ ही एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस और कार्डिक एम्बुलेंस सेवा भी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा एम्स ऋषिकेश के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग आपातकाल में एयर एम्बुलेंस सेवा के साथ ही जीवन रक्षक दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन सेवा भी उपलब्ध करवाएगा। बताते चले कि नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा को लेकर आयोजित बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। केंद्रीय मंत्री की ओर से सहमति देते हुए शीघ्र डीपीआर उपलब्ध कराने को कहा गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने विभागीय अधिकारियों को 1 सप्ताह के भीतर डीपीआर तैयार कर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा मार्गों पर 108 आपातकालीन सेवा, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के साथ ही कार्डिक एम्बुलेंस सेवा की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेजों के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ पीजी छात्रों को भी चारधाम यात्रा में तैनात किया जाएगा। वहीं आवश्यकता पड़ने पर यात्रा काल के लिए मेडिकल, पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की अतिरिक्त तैनाती भी यात्रा मार्गों पर की जाएगी। तो वहीं मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रतियोगी महिलाएं बिकनी पहनते हुए नजर आ रही हैं, जबकि स्टेज पर ही भगवान बजरंगबली जी की प्रतिमा मौजूद है। वहीं कांग्रेस ने आयोजनकर्ता बीजेपी नेताओं पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है, साथ ही बीजेपी नेताओं से माफी मांगने को कहा है। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगा दिया है। कांग्रेस का कहना है कि वह आयोजन स्थल को सोमवार को गंगा जल से पवित्र पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने नाराजगी जताते हुए उसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से थाने जाकर कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ 2.5 घंटे तक नारेबाजी होती रही और फिर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, जिसके बाद सभी वहां से गए और यहां इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के बैनर तले 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश यादव बोले, बीजेपी धार्मिक मूर्तियों का अपमान करती है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश के रतलाम में आयोजित जूनियर बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इसके कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें प्रतियोगी महिलाएं बिकनी पहनते हुए नजर आ रही हैं, जबकि स्टेज पर ही भगवान बजरंगबली जी की प्रतिमा मौजूद है और इस पर कांग्रेस ने आयोजनकर्ता बीजेपी नेताओं पर अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ बीजेपी नेताओं से माफी मांगी है और ये भी कहा है कि बीजेपी नेताओं को माफी मांगने को कहा। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर महिलाओं के अपमान का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि वह आयोजन स्थल को गंगा जल से पवित्र कर हनुमान चालीसा का पाठ करेगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं की पोस्टर पर नाराजगी जताते हुए उसे नारी शक्ति का अपमान बताया है। बीजेपी नेताओं की तरफ से थाने जाकर कार्रवाई की मांग की गई है। यहाँ 2.5 घंटे तक नारेबाजी होती रही और फिर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद
सभी वहां से गए और इंडियन बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के बैनर तले 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जो खत्म हुई। और अखिलेश यादव भी इस पर बोले कि बीजेपी धार्मिक मूर्तियों का अपमान करती है। लंदन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी मोदी सरकार को जमकर निशाने पर ले रहे हैं। चीन के साथ सीमा तनाव पर भी राहुल ने अपने देश की सरकार को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मेहमान चीन के खतरों पर अभी भी नाप रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि बीजिंग के प्रति हमारी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और दावा किया कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में यूक्रेन जैसा हालात है, जिस पर यूक्रेन को अपना बताकर हमला करता है। और उसी तरह चीन भी सीमा पर अपने सैनिकों की बड़ी संख्या में तैनाती के साथ लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री जयशंकर सहित खतरेखा भी उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने इसे हास्यास्पद विचार करार दिया है। राहुल गांधी ने लंदन में हाउस थिंक में कहा कि मैं विचार में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के पीछे मूल विचार वही है जो यूक्रेन में हो रहा है। तो राहुल गांधी लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं। इसी को लेते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर कहा कि चीन के साथ सीमा तनाव पर भी राहुल गांधी ने अपने देश की सरकार को ही दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मन में चीन के खतरे के जैसे ही भाप रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजिंग के प्रति हमारी सरकार के रवैये पर सवाल उठाए और दावा किया कि लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में यूक्रेन जैसे हालात है। जिस रूप से यूक्रेन को अपना बताकर हमला करता है, उसी तरह चीन भी सीमा पर अपने सैनिकों को बड़ी संख्या में तैनाती के साथ लगातार इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। राहुल ने यह भी कहा कि उन्हें विदेश मंत्रालय जयशंकर रईस से भी उल्लेख किया, लेकिन उन्होंने इसे हास्यास्पद विचार करार देते हुए राहुल गांधी ने बताया कि मैं विचार में लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के पीछे मूल विचार है वही जो यूक्रेन में हो रहा है। The voice that was free flowing, the debates, those have all stopped. Some of the biggest decisions taken, demonetization, which is demonetization of the Indian currency, we were not allowed to debate in Parliament. Right? The farmers' bills, where large numbers of farmers were out in the street, we were not allowed a conversation in Parliament. The GST, we were not allowed. When Chinese troops entered our territory, we were not allowed to have a conversation in Parliament. So that stifling made us ask ourselves a fundamental question. How do we communicate with the people of India when the media is biased, when the institutions are captured? And the answer we came up with in the Congress Party was this walk across the country, which has a tradition. The word is yatra, it's journey, but it's not simply a journey. It's a Indian idea of, so the conversation. चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के कम से कम 15 छात्र को एक कट्टरपंथी इस्लामी छात्र संगठन के सदस्यों द्वारा पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस में कथित तौर पर होली मनाने से रोकने को लेकर विवाद के दौरान घायल हो गए। यह घटना सोमवार को पंजाब यूनिवर्सिटी को लॉ कॉलेज में हुई है। आपको बताते चले कि करीब 30 हिंदू छात्र होली मनाने के लिए जमा यूनिवर्सिटी के एक छात्र और एक प्रत्यक्षदर्शी काशिफ ब्रोही ने बताया, जैसे ही छात्र लॉ कॉलेज के परिसर में इकट्ठा हुए, इस्लामी जमीयत तुलबा के कार्यकर्ताओं ने उन्हें जबरन होली मनाने पर रोक लगा दी है, जिसके कारण झड़प हुई। झड़प के परिणाम स्वरूप 15 हिंदू छात्र घायल हो गए। वहीं उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से पूर्व अनुमति ली थी और खेत कुमार के हाथ में इस दौरान चोट आई है। और उसने कहा कि यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तब पीटा जब उन्होंने आईजी सदस्यों को द्वारा जबरन होली मनाने से रोकने का विरोध करने के लिए कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। कुमार ने कहा, हमने आईजीटी और हमने पीटने और
प्रताड़ित करने में शामिल सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ पुलिस ने एक शिकायत दी है, लेकिन अभी तक प्राथमिक दर्ज नहीं की गई है। और वही आईजेटी के प्रवक्ता इब्राहिम शाहिद ने इस घटना में उसके छात्रों की संलिप्तता में से इनकार कर दिया है। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए ओंकार न्यूज।